लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का। कहता है कि अभी तक जो हम लोग कॉस्ट शीट देखे तो कॉस्ट शीट में क्या बताया गया था कि किसी भी फैक्ट्री में किसी वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाता है। एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो उसके कई प्रोसेस को हम लोग पकड़े, उसका प्राइम कॉस्ट को देखें, उसका वर्क कॉस्ट को देखें, उसका ऑफिस कॉस्ट को देखें, उसका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद टोटल कॉस्ट को देखें, तो हर एक पहलू पर, हर एक कॉस्ट पर हम लोग उसका कैलकुलेशन किए थे। तो ये हम लोग फाइनली ये तैयार कर लिए कि फैक्ट्री में कोई वस्तु अगर बनाया जाता है तो उसको बनाने में जो लागत लगता है वो कॉस्ट शीट के द्वारा पता चल जाता है। इस पूरे किताब में हमको कॉस्ट पता करना है कि किसी भी वस्तु का कॉस्ट क्या है, क्योंकि ये चैप्टर किताब का ही नाम है कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। तो कॉस्ट हमको ज्ञात करना है। तो कॉस्ट ज्ञात करना, तो कॉस्ट ज्ञात करने के लिए फिर एक अलग और हम लोग प्रोसेस पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन किसी फैक्ट्री में नहीं होता है, बल्कि किसी जगह पर जाकर करना पड़ता है, किसी स्थान पर जाकर करना पड़ता है। जिस स्थान पर आप उसका निर्माण करते हैं वहां पर आप उसका कॉस्ट जानना चाहते हैं कि उसका कॉस्ट कितना है। चाहे आप पुल का निर्माण कर रहे हो, चाहे आप स्कूल का निर्माण कर रहे हो, चाहे आप सड़क का निर्माण कर रहे हो, तो वहां भी आप कॉस्ट निकालते थे कि वस्तु को बनाने में क्या लागत लगा। एक तीसरा चैप्टर ये है कि किसी भी वस्तु को पूर्ण होने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। किसी भी वस्तु को पूर्ण होने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और अंतिम तौर पर हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो वस्तु को बनाने में कितना लागत लगा, और जितना लागत लगा वो कैलकुलेशन करके फिर उसके आधार पर हम लोग प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन करते हैं और तब उसका सेल प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये मान के चलना है इस चैप्टर में कि जो भी वस्तु बनाया जा रहा है वो किसी एक प्रोसेस में नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि कई प्रोसेस में बनाया जा रहा है। मान के चलिए कि एक दवाई की फैक्ट्री है, जितने भी दवाइयाँ होती है वो प्रोसेस में कंप्लीट होती है। जितना भी केमिकल आइटम होता है वो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। जितना भी फर्टिलाइजर आइटम है वो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। जितना भी तरह की मेडिसिन है वगैरह वगैरह जो भी आइटम्स है ये कई प्रोसेस में पूरा होते हैं, एक बार में ये पूरा नहीं होते हैं। तो मान लीजिए कि हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं दवाई की फैक्ट्री की। दवाई की फैक्ट्री का हम एग्जांपल दे रहे हैं कि दवाई का फैक्ट्री में कैसे कैसे क्या क्या काम होता है। सबसे पहले दवाई बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको कलेक्ट किया जाता है। दवाई बनाने के लिए सबसे पहले जो उसका रॉ मटेरियल है जिससे वो कॉन्फ़िगर होता है, दवा जिससे बनता है, वो दवा हम लोग रॉ मटेरियल को पहले खोजते हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल से ये दवा बनेगा। जब वो दवा का रॉ मटेरियल हम लोग को मिल जाता है तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि उस वस्तु को पूरा होने में कितना प्रोसेस का पूरा होना जरूरी है, कितने चरण में वो पूरा हो सकता है, एक चरण में, दो चरण में, तीन चरण में। अभी बार बार आप अपने टीवी में देखते होंगे कि वैक्सीन का निर्माण हो रहा है तो कई चरण में वो पूरा होता है, एक स्टेप में नहीं होता, एक प्रोसेस में पूरा नहीं होता, तीन चार स्टेप उसको लगाना पड़ता है। एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस, तब जाके कहीं वो फाइनल होता है। इसके पीछे लॉन्ग लॉन्ग टाइम भी लग जाता है। पहले के तो ज़माना में वैक्सीन बनाने में कई सदी लग जाते थे, कम से कम 20-25 साल लग जाता था। अभी तो 2 साल और 1 साल में आ भी गया है वैक्सीन। तो इसी तरीके से जो मेडिकल आइटम होते हैं, फर्टिलाइजर आइटम होते हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट के होते हैं, जो साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पर कई प्रोसेस में वस्तु का निर्माण किया जाता है। और इसमें मान के चलिए कि अगर किसी फैक्ट्री में 3 प्रोसेस है, अगर एक का नाम हम प्रोसेस ए रखें, दूसरे का नाम प्रोसेस बी रखें, तीसरे का नाम हम प्रोसेस सी रखें, तो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, ये 3 प्रोसेस है। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। अगर ये 3 प्रोसेस है तो ये 3 प्रोसेस में प्रोसेस ए में कुछ रॉ मटेरियल डाला जाता है। प्रोसेस ए में कुछ रॉ मटेरियल डाला जाता है, कुछ वेजेज होता है, कुछ एक्सपेंसेस होता है, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर 3 प्रोसेस है तो तीनों प्रोसेस का डायरेक्ट आइटम जो होगा वो सबका अपना अपना इंडिविजुअल होगा। डायरेक्ट आइटम का मतलब तीनों का डायरेक्ट मटेरियल अपना होगा, तीनों का डायरेक्ट लेबर अपना होगा और तीनों का डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपना होगा। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ज्वाइंट कॉस्ट वगैरह वगैरह ये तीनों का अलग नहीं होगा, वो तीनों का ज्वाइंट मिलाकर दिया हुआ रहेगा। इनडायरेक्ट मटेरियल अलग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज्वाइंट दिया हुआ रहेगा। हम लोग को वो तीनों प्रोसेस में अलग अलग बांटना पड़ेगा। प्रोसेस ए में कितना जाएगा, प्रोसेस बी में कितना जाएगा, प्रोसेस सी में कितना जाएगा, ये अलग अलग प्रोसेस में डालना पड़ता है।
तो अगर मान लीजिए कि कोई दवाई की फैक्ट्री है और उसको ये मान के चलना है कि 3 यूनिट में ये काम कंप्लीट होगा, 3 प्रोसेस में काम कंप्लीट होगा, तो वो तीनों का अलग अलग नामांकन करेगा। नामांकन कैसे करेगा? एक नामांकन होगा, मान के चलिए कि क्रशिंग डिपार्टमेंट। क्रशिंग डिपार्टमेंट, क्रशिंग मतलब क्रश माने चिपना। तो एक डिपार्टमेंट क्या होगा कि रॉ मटेरियल को खाली चिपने का काम करेगी, वो क्रश करेगी। जो भी रॉ मटेरियल होगा उसको लिक्विड बनाने का क्रश करेगी, या गोली बनाना है तो गोली के अनुसार उसको क्रश करेगी। किस तरीके से उसको क्रशिंग करना है, एक डिपार्टमेंट का पूरा काम हो जाएगा क्रशिंग करना। अब जब क्रशिंग डिपार्टमेंट में मटेरियल डाल दिया गया, वेजेस डाल दिया गया, एक्सपेंसेस डाल दिया गया, ज्वाइंट कॉस्ट डाल दिया गया, सब कुछ डाल दिया गया, तो क्रशिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? अपना फाइनल आउटपुट तैयार करेगा। और जब फाइनल आउटपुट तैयार करेगा तो वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मान के चलिए कि दूसरे डिपार्टमेंट का नाम है रिफाइनिंग प्रोसेस। तो रिफाइनिंग प्रोसेस क्या है कि जो क्रशिंग डिपार्टमेंट का फाइनल गुड्स है, क्रशिंग डिपार्टमेंट का जो आउटपुट है, जो क्रशिंग डिपार्टमेंट में हम मटेरियल डाले कर उस मटेरियल में डालने के बाद कुछ हम वेजेज, कुछ हम एक्सपेंसेस, कुछ हम खर्चा किया, और उसके बाद जो फाइनल गुड्स क्रिएट हुआ, जो उसका आउटपुट तैयार हुआ, क्रशिंग डिपार्टमेंट का जो फाइनल आउटपुट तैयार हुआ, वो रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और रिफाइनिंग डिपार्टमेंट के लिए क्रशिंग डिपार्टमेंट का भेजा हुआ सामान उसका रॉ मटेरियल का काम करेगा, उसका रॉ मटेरियल का काम करेगा। यानी कि क्रशिंग डिपार्टमेंट का फिनिश्ड गुड्स रिफाइनिंग डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल हो जाएगा। यहाँ से वो क्रश करके भेज दिया है रॉ को, जिस तरह से क्रश करना हो, लिक्विड में हो या गोली के रूप में हो, या जिस तरीके से करना है वो करके भेज दिया। अब रिफाइनिंग डिपार्टमेंट क्या है कि उसको रिफाइन करेगा। रिफाइन करेगा कि इसमें से जो वेस्टेज मटेरियल है उसको निकालेगा, उसमें से जो काम के लायक मटेरियल है उसको उसमें रखेगा, और ये प्रक्रिया करते हुए वेस्टेज को निकालता जाएगा, अच्छा आइटम को रखता जाएगा। उसमें और कोई रिफाइनिंग करना है, और कोई केमिकल डालना है, और कोई मटेरियल देना है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल, कोई इनडायरेक्ट आइटम देना होगा तो वो डालेगा। तो ये रिफाइनिंग आइटम का काम हो गया कि ये रिफाइन कर दिया वो केमिकल को, या वो मेडिसिन को, या वो जो भी आइटम है उसको वो रिफाइन कर दिया। रिफाइन करने के बाद वो मान के चलिए कि फाइनल आउटपुट तैयार कर लिया, उसका प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब जब प्रोडक्ट तैयार हो गया रिफाइनिंग डिपार्टमेंट का, तो रिफाइनिंग डिपार्टमेंट क्या किया कि अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ट्रांसफर कर देगा किसी दूसरे प्रोसेस को, तीसरे प्रोसेस को। तीसरे प्रोसेस का मान के चलिए कि उसका नाम है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। फिनिशिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है कि जो रिफाइनिंग डिपार्टमेंट का फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल का काम करेगा। यानी एक डिपार्टमेंट का फिनिश्ड प्रोडक्ट दूसरे डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल बन जाता है। एक डिपार्टमेंट का फिनिश्ड प्रोडक्ट दूसरे डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल बन जाता है। तो रिफाइनिंग डिपार्टमेंट का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, रिफाइनिंग डिपार्टमेंट का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, वो रिफाइनिंग डिपार्टमेंट का फिनिश्ड प्रोडक्ट ट्रांसफर होकर चला जाएगा फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, वहां पर ये रॉ मटेरियल का काम करेगा। अब फिनिशिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होगा? जो रिफाइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा जो लिक्विड भेजा गया है मेडिसिन का, या जो दवाइयाँ भेजी गई है गोली के रूप में, या जो सुइयाँ भेजी गई है, केमिकल भेजी गई है, जो भी चीज़ भेजा गया है उसका काम उसको फिनिशिंग आकार देना है। फिनिशिंग आकार का मतलब कि उसको ट्रांसपोर्टेबल किया जा सके, सेलेबल किया जा सके, कंज्यूमेबल किया जा सके। पहले तो वो पैकिंग करेगा, देखेगा कि इसमें पैकिंग किस तरीके से हो कि ये वस्तु सुरक्षित तरीके से वहां पहुंच सके। अगर गोली है तो पैकिंग का दायरा बहुत मोटा नहीं होगा, अगर लिक्विड है तो पैकिंग का दायरा ज़्यादा मोटा होगा। अगर और भी ज़्यादा कोई कड़ा है कि जिसके लिए इतने डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता है, उतना डिग्री टेम्परेचर से नीचे जाने पर वो वस्तु खराब हो जाएगा, तो वैसा वो टेम्परेचर का इंतजाम करेगा। यानी पैकिंग करते समय वो ये देखता है कि इसमें पैकिंग के लिए क्या क्या एसेंशियल अनिवार्य आवश्यकता है जिससे ये खराब ना हो, ये काम के लायक हो। फिर उसको ट्रांसपोर्ट के लायक बनाता है कि इसका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना है तो बाजार तक पहुंचाना पड़ेगा कि ताकि बाजार में पहुंच, तो ये किस तरीके से पहुंचे। फिर है कि उसका कंज्यूमेबल आइटम पर वो यूज करना चाहता है कि ये अगर लिक्विड है तो इसको पीना होगा तो इसके बोतल के ऊपर एक ढक्कन छोटा सा प्लास्टिक का दे दे, अगर गोली खाना है तो गोली को रैपर में पैक कर दे, अगर सुई है तो उसको शीशी में नीडल में पैक करने के लिए व्यवस्था करे। तो ये उस तरह से वो व्यवस्था किया जाता है और फाइनली फिर वो वस्तु तैयार होकर बाजार में बिकने के लिए तैयार हो गई। तो ये कुछ 3 प्रोसेस आपको एक एग्जांपल के रूप में दिखाया गया कि प्रोसेस अकाउंटिंग में मान के चलिए कि कोई दवाई है तो 3 प्रोसेस है, एक का नाम है क्रशिंग डिपार्टमेंट, एक का नाम है रिफाइनिंग डिपार्टमेंट और एक का नाम है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। क्रशिंग का जो फिनिश्ड गुड्स होगा
वो रिफाइनिंग के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। रिफाइनिंग का जो फिनिश्ड गुड्स होगा वो फिनिश्ड गुड्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। यानी यहाँ पर आप सोरा सामान बना लीजिए, आउटपुट कर लीजिए, अगले का वो रॉ मटेरियल हो गया। फिर रॉ मटेरियल जो हो गया फिर उसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो वो ट्रांसफर होकर दूसरे के लिए आपका फिनिश गुड दूसरे के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। तो ये है मोटा मोटी फिनिश। इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होता है वो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें इंडिविजुअली दिया हुआ रहता है। अगर प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी है तो तीनों का डायरेक्ट मटेरियल अपना होगा, तीनों का डायरेक्ट लेबर अपना होगा, तीनों का डायरेक्ट वेजेज यानी लेबर या वेजेज जो बोलिए डायरेक्ट वेजेज अपना होगा, तीनों का डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपना होगा। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ज्वाइंट एक्सपेंसेस, ये सब इंडिविजुअल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आपको अलग अलग करके बांटना पड़ेगा। ये हो गया प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में दो तीन चीज है। एक होता है, मैंने सबसे पहले इसमें कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, तो आयरन एंड स्टील फैक्ट्री में यूज किया जाता है, सीमेंट में यूज किया जाता है, पेपर में यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज किया जाता है, पेंटिंग में इसका यूज किया जाता है, केमिकल आइटम में इसका यूज किया जाता है, ये सब जगह इसका यूज किया जाता है। अब इसमें दो तीन चीज है जो आपको परेशान करेगा। पहला परेशान करने वाला आइटम है वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का आपने वेस्टेज कैसे किया। अगर आप जितना वस्तु डालते हैं जरूरी है कि वो सारा वस्तु से आपको फाइनल गुड्स प्राप्त हो जाए, कुछ ना कुछ वस्तु उसमें से वेस्टेज के रूप में बर्बाद हो जाता है। जैसे अगर आपको हम एग्जांपल दें गेहूं का, कि अगर आप गेहूं डालते हैं तो आप चाहेंगे कि 100% आपको जितना गेहूं डालें उतना का आटा मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, कुछ उसमें से बर्बाद जाता है। अगर आप चाहेंगे कि हम गेहूं डाले हैं तो 100% उससे मैदा निकल जाए या सूजी निकल जाए, तो 100% वो आइटम नहीं निकलता, उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आइटम निकल जाता है, कुछ वेस्टेज हो जाता है। तो यहाँ पर दो बात है, एक वेस्टेज आइटम है, एक बाय प्रोडक्ट है और एक ज्वाइंट प्रोडक्ट है। तीन चीज को यहाँ पर ध्यान से समझना है। एक वेस्टेज ऑफ मटेरियल है, नेक्स्ट बाय प्रोडक्ट है और तीसरा ज्वाइंट प्रोडक्ट है। ये तीन चीज को समझना है। वेस्टेज ऑफ मटेरियल का मतलब हो गया कि एक ऐसा मटेरियल जिसको हम डालें तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, उससे आउटपुट की आशा आप नहीं कर सकते कि उससे कोई वस्तु आपको मिलेगा। आउटपुट की आशा उससे आप नहीं कर सकते कि उससे कोई भी वस्तु मिलेगा। ये हो गया वेस्टेज। यानी कि अगर हम 10 किलो गेहूं डालें चक्की में और उसमें से पता चला कि 500 ग्राम गिर गया नीचे, अब जिसको कूड़ा में मिल गया और उठाया नहीं जा सकता, तो ये वेस्टेज ऑफ मटेरियल। अब आता है ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में क्या अंतर है? जब आप एक ही रॉ मटेरियल को डालते हैं, जब आप एक ही रॉ मटेरियल को डालते हैं और उससे कई तरह का प्रोडक्ट निकल कर आता है, तो उसको कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। जब आप एक ही तरह का रॉ मटेरियल डालते हैं और एक ही तरह के रॉ मटेरियल को डालने से कई तरह का प्रोडक्ट निकल कर आता है, तो इसको कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। जैसे अगर आप गेहूं डालते हैं और फैक्ट्री में अलग अलग टाइप का मशीन लगा हुआ है, तो सिर्फ अगर आप गेहूं डालेंगे तो आटा भी निकल सकता है, सूजी भी निकल सकता है, मैदा भी निकल सकता है, चोकर भी निकल सकता है। तो देखिए एक रॉ मटेरियल है और मशीन अलग अलग तरीके का है, फिल्टर मशीन अलग अलग रखा हुआ है, तो उससे आपको 4 ज्वाइंट प्रोडक्ट तैयार हो गए। एक गेहूं के रूप में निकला, एक आटा के रूप में निकला, एक मैदा के रूप में निकला, ये गेहूं से आटा बना, मैदा बना, सूजी बना और चोकर बना। दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोडक्ट। लेकिन कई बार उसके साथ ज्वाइंट प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट भी निकलता है, और ये बाय प्रोडक्ट जो होता है वो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता है। ज्वाइंट प्रोडक्ट तो सबका अपना अस्तित्व है, सबका अपना वैल्यू है। कितना कुंटल गेहूं से आटा निकला वो हम लोग अलग लिखेंगे कि आटा इतना बना, कितना कुंटल गेहूं से कितना मैदा बना वो अलग लिखेंगे, कितना कुंटल गेहूं से कितना चोकर निकला वो अलग लिखेंगे, कितना कुंटल गेहूं से दलिया बना वो अलग लिखेंगे, कितना कुंटल गेहूं से कितना कुंटल सूजी बना ये अलग लिखेंगे। तो ये सबका अपना फिजिकल मेजरमेंट है, चाहे मैदा हो, चाहे आटा हो, चाहे सूजी हो, चाहे चोकर हो, सबका फिजिकल मेजरमेंट है और सबका वैल्यू है, सबका कीमत है, सबका बाजार में मूल्य है। तो इसको कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर एक और वर्ड आता है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो चाहे और अनचाहे वस्तु का निर्माण कर देता है। आप नहीं भी चाहते हैं तो भी ये वस्तु बन जाती है, और चाहिएगा तो भी बन जाएगा, जैसा आप करिएगा वैसे हो जाएगा। ये बाय प्रोडक्ट के रूप में भी बन सकता है, चाहे और अनचाहे में। जैसे
अगर आप सरसों के बारे में जानते होंगे तो सरसों का जब पेराई होता है तो सरसों का खल्ली निकलता है, ये बाय प्रोडक्ट कहलाता है। और ये जो सरसों का खल्ली है इसका कोई भौतिक माप हम लोग वैल्यूएबल नहीं करते हैं। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि अगर 500 कुंटल सरसों चिपे हैं तो उससे जो सरसों तेल निकला है तो उससे कितना ये निकला है, खल्ली निकला है। सरसों का जो खल्ली है जिसको कहते हैं मस्टर्ड केक जो निकला है वो कितना निकला है, वो बहुत ज़्यादा हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो उसका कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है जरूर उतना ज़्यादा नहीं। जैसे आटा सूजी मैदा सबका फिजिकल वैल्यू है, सबका एक मापदंड है, सबका एक मूल्य है, वैसे वहाँ पर सरसों के खल्ली का कोई मापदंड नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई उसका मूल्य नहीं है। तो इसको कहते हैं बाय प्रोडक्ट, ये चाहे अनचाहे में आपको क्रिएट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 बात आ गई, एक वेस्टेज ऑफ मटेरियल, एक बाय प्रोडक्ट और एक हो गया ज्वाइंट प्रोडक्ट। अब उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन करना है। तो आपको हम बार बार ये चीज़ बताते आ रहे हैं कि किसी भी मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी वस्तु का सेल प्राइस इतना नहीं रख देना चाहिए कि कस्टमर आपके यहाँ से आपको छोड़कर चले जाए। किसी भी वस्तु का सेल प्राइस उतना ही रखना चाहिए जिससे आपके कस्टमर आपके पास बने रहें। अगर आपका कस्टमर आपको छोड़ के चला जाएगा वस्तु का दाम बढ़ाने के चलते, तो ये एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं कहलाएगा। एक अच्छा मैनेजमेंट तभी होता है जब वस्तु का मूल्य से ग्राहक आपके पास बना हुआ रहे। तो यहाँ पर मार्जिन और प्रॉफिट जो है ये बार बार ये इंपॉर्टेंट दिखाता है कि प्रॉफिट आप कितना लें। प्रॉफिट इतना लेना चाहिए ताकि आपका कैपिटल का जो रिटर्न निकलने वाला है वो कम से कम रिटर्न निकल जाए, जो फायदा होने वाला है वो फायदा निकल जाए। प्रॉफिट इतना कम नहीं रख दीजिए कि कंपटीशन के चलते कि दूसरा को तो डुबाना है तो तुम तो डूबो सनम हम भी तुमको ले डूबेंगे, वो कहानी नहीं होना चाहिए कि हम तो डूब ही रहे बिजनेस में, इतना रेट हम कम कर दिए कि तुमको भी ले जाके डुबा देंगे बिजनेस में। तो रेट ऐसा रखना चाहिए जो रिजनेबल रेट होना चाहिए, सबको मान्य रेट होना चाहिए, सबको प्रॉफिट सुटेबल होना चाहिए। उस प्रॉफिट के रखने से जो सेल प्राइस हो वो कस्टमर को अफोर्डेबल होना चाहिए, कस्टमर उसको डिनाई नहीं करे कि हम इसको डिनाई करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट की मात्रा जब निर्धारित की जाती है तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो लाभ की मात्रा है वो हम कितनी निर्धारित करें, लाभ हम कितनी लें। लाभ तो उतनी जरूर होनी चाहिए जितना कैपिटल के इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न नॉर्मल आना चाहिए। अगर उतना भी प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस करने का फायदा नहीं है। और इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं डिटरमाइन कर देना चाहिए जिससे ग्राहक भी आपको छोड़कर चले जाए। तो ये भी ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे किया जाता है। अब प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रिपरेशन, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है। तो इसमें हम पहले ही आपको चर्चा किया कि यहाँ पर डायरेक्ट नेचर का जितना भी आइटम होता है हर प्रोसेस का अपना अपना होता है। डायरेक्ट मटेरियल अपना होता है, डायरेक्ट लेबर अपना होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपना होता है, ये सबका अपना अपना होता है। तो ये मटेरियल है, लेबर है और एक्सपेंसेस है, ये सबका अपना होगा। इनडायरेक्ट लेबर ये अपना नहीं होगा, या हो भी सकता है। अगर अपना है तो बढ़िया बात है, उस डिपार्टमेंट में बैठा दीजिए, और अगर अपना नहीं है तो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग बांटना पड़ेगा। और बांटने के लिए अगर क्वेश्चन में कोई रेशियो है तब तो बहुत अच्छा बात है, और अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं है तो वैसी स्थिति में वेजेज के रेशियो में इसको बांट दिया जाता है। जो वेजेज का रेशियो होता है उसी रेशियो में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटा जाता है। ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को लिखना और बाय प्रोडक्ट और वेस्टेज और जॉइंट प्रोडक्ट को लिखना, ये सब बहुत आसान है इस चैप्टर में। अगर इस चैप्टर में कोई टफ आइटम है तो वो है लॉस। लॉस, LOSS, नुकसान। लॉस है क्या? सबसे पहले तो ये तय कर लीजिए कि किसी भी प्रोसेस में ये मानकर चला जाता है कि अगर हमको फाइनल गुड्स तैयार करना है, फाइनल आउटपुट तैयार करना है, तो सम परसेंट नॉर्मल लॉस होगा ही होगा, कुछ परसेंट नुकसान जाएगा ही जाएगा। केमिकल आइटम में तो बहुत ज़्यादा नुकसान जाता है लेकिन फिजिकल आइटम में उतना नुकसान नहीं जाता है। केमिकल आइटम में वस्तु के उड़ने के चलते, एक्सपायरी के चलते, बैड पैकेजिंग के चलते, ये सब के चलते नुकसान होता है, लेकिन बाकी में वैसा कोई नुकसान का बात नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है लॉस, और लॉस में पहला वर्ड क्या आता है? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो होता है किसी भी कंपनी में प्रोसेस में प्री डिटरमाइन होता है। हम लोग पहले से डिटरमाइन करके रखे रहते हैं कि कितना लॉस होने वाला है। 5%, 6%, 7%, 10%, प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हैं,
या सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस को देखते हैं कि वहाँ पर कितना लॉस हो रहा है, या प्रीवियस रिकॉर्ड में देखते हैं कि पहले कितना लॉस हुआ था। तो प्रीवियस रिकॉर्ड को भी देखते समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है तो निश्चित है कि लॉस की संख्या अधिक होगी, लेकिन अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो लॉस की संख्या कम होगी। अगर आधुनिक तकनीक से आप प्रयोग करेंगे तो बहुत कम नुकसान होगा, और पुरानी पद्धति का इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आता है नॉर्मल लॉस, कि हमने नॉर्मल लॉस कितना एस्टिमेट किया है, हमने कितना अनुमान किया है कि नुकसान हो सकता है। ये नुकसान का अनुमान होता है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल लॉस ऑलवेज एस्टिमेटेड होता है। जितना हम प्रोडक्ट डालते हैं उसका सर्टेन परसेंट नॉर्मल लॉस डिटरमाइन किया जाता है, कितना परसेंट नॉर्मल लॉस होगा। ये हमेशा एस्टिमेटेड होता है और डाले हुए इनपुट पर निर्भर करता है कि कितना इनपुट डाले हैं, उसका सर्टेन परसेंट लॉस होगा। अब जब ये हो जाता है, लॉस का जब डिटर्मिनेशन हो जाता है, तो फिर एक्चुअल में देखा जाता है कि उस लॉस को माइनस करने के बाद कितना आउटपुट हुआ है। अगर हम मान लीजिए कि 2000 कुंटल सामान डालें और हम ये मानते हैं कि 10% नॉर्मल लॉस होता है, तो 2000 में 200 कुंटल तो बर्बाद हो जाएगा। तो 1800 कुंटल हमारा आउटपुट होना चाहिए। अगर 1800 कुंटल से ज़्यादा आउटपुट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल गेन, और अगर 1800 कुंटल से कम आउटपुट होता है तो वो कहलाता है एबनॉर्मल लॉस। दो चीज़ है, एक है एबनॉर्मल गेन और एक है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल गेन का मतलब है कि अगर आपके अनुमान से ज़्यादा उत्पादन हो गया तो एबनॉर्मल गेन कहलाएगा। अगर आपके अनुमान से कम उत्पादन हुआ तो ये एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। तो पहले ये देखना पड़ता है कि हमने कितना आउटपुट डाला है, 2000 यूनिट, 10,000 यूनिट, 20,000 यूनिट। अगर 20,000 यूनिट हमने इनपुट डाला है और 20,000 यूनिट में हम जान के चले कि 1% नॉर्मल लॉस चला जाता है, तो 20,000 का 1% होता है 200 चला जाता है, तो बचा 19,800। अब देखिए कि अगले प्रोसेस में अगर 19,500 भेजा है तो इसका मतलब कि 300 यूनिट जो है वो एबनॉर्मल लॉस होगा। 19,800 में अगर 19,500 अगले प्रोसेस को दिया है तो हम ये जान के चलेंगे कि 300 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है। और अगर 19,800 यूनिट के जगह पर ये 19,900 यूनिट अगले प्रोसेस को दे दिया तो हम लोग कहेंगे कि 100 यूनिट का एबनॉर्मल गेन है। यहाँ पर फायदा है 100 यूनिट का। तो ये चीज़ इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन क्या होता है और कैसे इसका डिटर्मिनेशन होता है। क्वेश्चन जब बनाएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग आ गए नॉर्मल लॉस पर, कि नॉर्मल लॉस ऑलवेज एस्टिमेटेड होता है, एक अनुमानित होता है कि इतना परसेंट मेरा नुकसान होगा। उस लॉस से अगर ज़्यादा नुकसान हो गया तो एबनॉर्मल लॉस होगा, उस लॉस से अगर कम नुकसान हो गया तो एबनॉर्मल गेन होगा। ठीक है। Yes. Yes.